आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश। खेला होवे। जी हां, ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली दौरे पर जा रही हैं। 2-3 दिन का दिल्ली दौरा है उनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगी। सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगी। और इसके पहले हम आपको बता दें कि टीएमसी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ये बिना सांसद रहते ममता बनर्जी टीएमसी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। और इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को एक विपक्ष के नेता के तौर पर अब वो लगता है कि प्रोजेक्ट अपने आप को कर रही हैं। आत्मविश्वास से लबरेज हैं ममता बनर्जी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हाल ही के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी और अपना दबदबा उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिखाया है, उसके बाद से एक बड़े और कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आई हैं ममता बनर्जी। और अब दिल्ली का उनका दौरा जो है उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सोनिया गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं के साथ भी वो मिलेंगी। 2-3 दिन के दौरे पर हैं, दिल्ली दौरे पर रहेंगी ममता बनर्जी। हम आपको बता दें कि 7 बार की सांसद रह चुकी हैं ममता बनर्जी और उनके इस अनुभव को देखते हुए ही उन्हें टीएमसी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बिना सांसद रहते ममता बनर्जी टीएमसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, चर्चा करेंगे। रज्जी जॉन जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। रज्जी जॉन जी, आपका बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर हमारे साथ हैं। खिलावन जी, आपका बहुत स्वागत। चेतन सिंह हैं, बीजेपी नेता हैं। चेतन सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। ममता बनर्जी ने एक बार फिर जिस तरह से टीएमसी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की वो अध्यक्ष बनी और अब दिल्ली दौरा है उनका, किस तरह से देखते हैं चेतन जी ममता बनर्जी के इस स्टैंड को? जी, ममता बनर्जी जी की जो हसरतें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जी, मुझे लगता है वो उनकी हसरतें और ख्वाहिशें देश के बाकी लोगों से मेल नहीं खाती हैं। जी, क्योंकि जिस प्रकार से उनका जो बांग्लादेश प्रेम है, जो रोहिंग्याओं का प्रेम है, जो अपने ही पश्चिम बंगाल के लोगों को विस्थापित करने पे तुली हुई है, तो ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। और ममता बनर्जी जी, ये नो डाउट कि उनकी पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन अगर इतनी कैडर बेस्ड लीडर होती तो शायद वो शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव नहीं हारती। और हमारे यहाँ तो ये माना गया है ना जी, कि अगर आपने सारा जहां जीत लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अपना घर हार गए तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपके आचरण को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर के लोगों में मैसेज होगा, जिसके कारण आप हार रहे हो। मुझे लगता है ममता बनर्जी जी का जो सपना है, ये सपना ही रहेगा। और जो वो सोच रही है कि विपक्ष उनको लीडरशिप करने का अवसर देगा, मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष कम से कम वर्तमान परिदृश्य में कोई उनको स्वीकार करने की स्थिति में है। क्योंकि ममता बनर्जी जी की जो बातें हैं, जो उनका व्यवहार है, कोई भी चीज, उनका टेम्परमेंट स्थायी नहीं रहता। कब कहाँ वे कब अपना पाला बदल लें, ये सारी बातें ममता बनर्जी जी के साथ में रहेंगी। और वैसे भी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी का चेहरा एक प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता और देश का जनमत उसको स्वीकार करेगा। उनकी पार्टी है, वन मैन आर्मी है, वन मैन की पार्टी है, तो कुछ भी निर्णय कर सकती है। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि इस देश की राजनीति में ममता बनर्जी जी नहीं चलेंगी। पार्लियामेंट के अभी वे मेंबर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप नैतिकता की, शुचिता की बात कर रहे हैं, तो जिस सदन का अपने आप को आपने नेता घोषित किया है, क्या आप उसके मेंबर हैं? क्या नहीं है? तो इससे ही सारी चीजें बहुत साफ होती हैं कि सत्ता की हसरत के लिए आप पता नहीं कब कब कहाँ कितने समझौते हो, कितने देश के लोगों को दांव पर लगाओगी। मुझे लगता है सारी चीजें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी के खिलाफ जाएंगी। वैसे वो अपनी पार्टी की लीडर हैं, तो अपने आप को कुछ भी घोषित कर, किसी भी तरह से प्रोजेक्ट वो कर सकती हैं। चेतन जी, आपके पास लौटूंगा। रज्जी जॉन जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं टीएमसी का प्रवक्ता या समर्थक नहीं हूँ। जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी भी सदन का सदस्य न होना, क्या टीएमसी संसदीय दल का नेता चुना जाना क्या संविधान विरोधी कृत्य है? अगर है तो संविधान में मोदी सरकार संशोधन क्यों नहीं करा रही है? और जहां तक नैतिकता का सवाल है, तो उसे ताक में रखने का सबसे ज्यादा कार्य अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा ने
और खास तौर से मोदी सरकार ने किया है। आप उत्तराखंड का ही देख लीजिए, लगातार 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए। तीरथ सिंह जी तो सांसद थे, प्रदेश में सीएम क्यों बने? जनता ने तो उन्हें केंद्र के लिए चुना था ना, तब नैतिकता कहाँ गई थी? अगर खुद करो तो सब ठीक है, दूसरा करे तो कैसे गलत हो सकता है? मेरे मत में संविधान विरोधी कृत्य नहीं होना चाहिए। ममता जी का चुना जाना संविधान विरोधी कतई नहीं है। अब मोदी जी का भी मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि विपक्ष हमें पचा नहीं पा रहा है। जी जी, मोदी जी क्या राहुल जी को, अखिलेश को, ममता जी को, तेजस्वी यादव को पचा पा रहे हैं? अरे जो सत्ता में नहीं है, ममता बनर्जी केंद्र में सत्ता में नहीं है, तो क्यों आप उनकी इतनी परवाह कर रहे हैं? आपके पास तो ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स है, सबको लगा तो रखा है आपने विपक्ष को दबाने में। अब ये भी जो संवैधानिक अधिकार मिला है उसको भी आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ममता जी का ये सिलेक्शन उनका पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने उन्हें अगर संसदीय दल का चुना है, लेकिन और उन्होंने लोग कक्ष उनको वहां आवंटित हो रहा है और वो कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, उसमें ना भाजपा को अंदरूनी मामला तो निश्चित तौर पर अंदरूनी मामला है अपने से रज्जी जॉन जी। उनको जो टीएमसी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है, लेकिन एक बात तो है कि ममता बनर्जी जिस तरह से अपने जो कहना चाहिए कि पूरे ही कॉन्फिडेंस जो उनका लेवल है वो बहुत हाई है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्हें जीत हासिल हुई और उसके बाद से वो जिस तरह से दिल्ली के दौरे पर अब वो जा रही हैं, 2-3 दिन दिल्ली दौरे पर रहेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी, अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी, तो उनका ये अचानक ये जो कदम है उसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रज्जी जॉन जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगा, उसके पहले मैं प्रतिक्रिया जान लेता हूं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। खिलावन जी, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, विपक्ष के पाले में एकमात्र संवैधानिक पद जाता है, वो है नेता प्रतिपक्ष का जी। उसके अतिरिक्त यदि कोई भी राजनीतिक दल अपने मुख्य सचेतक नियुक्त करती है, कोई भी राजनीतिक दल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त करते हैं, वो उनका पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला होता है। वो इस पे मुझे लगता है कि चेतन जी भी को भी चाहिए कि ये कह दें कि उनका आंतरिक मामला है। वैसे मैं कह सकता हूँ कि ये किसी भी दल का आंतरिक मामला होता है और इस पर टीका टिप्पणी होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यही है अविनाश जी की खेला होवे का नारा उसने 8 दिन पहले पश्चिम बंगाल में बैठ के दी थी। अब तो दिल्ली में भी खेला होवे जी, तो उसका बहुत गहराई से अर्थ निकाला जाना चाहिए जी। जब पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकने के बाद, मैं कहता हूं कि पूरे चुनावी इतिहास में आज तक किसी भी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जितनी ताकत किसी अन्य दल ने नहीं झोंकी होगी, भाजपा ने खुद नहीं झोंकी होगी आज तक, वैसी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल के चुनाव में झोंकी गई थी। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने पहले से ज़्यादा बहुमत, पहले 109 का था, 209 का था, अब 113 का लेकर के आई है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे ये ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि, वहाँ किए गए कार्यों और उनकी स्वीकार्यता के कारण ही ये स्थिति बनी है, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता गया था, टीएमसी ने जैसे ही बहुमत हासिल करी, वैसे ही देश में एक बहुत अजीब सी चर्चा चल रही थी। आपने भी सुना, मैंने भी सुना, कई लोगों ने चर्चा, 1-2 टीवी चैनल में डिबेट भी आई इसको लेकर के कि एक संयुक्त विपक्ष की एक राष्ट्रीय नेता के रूप में या संयुक्त विपक्ष की एक सर्वमान्य नेता के रूप में ममता बनर्जी को स्वीकार किया जाना चाहिए। और इस दिशा में कुछ राजनीतिक दल आगे कदम बढ़ा भी रहे हैं, इस तरह का संकेत सामने आया था। अब जब 3-4 दिन के लिए 4 दिन के लिए ममता बनर्जी दिल्ली के प्रवास पर है और दिल्ली दौरे के दौरान न सिर्फ प्रधानमंत्री से बल्कि विपक्ष के कई नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, वर्तमान में संयुक्त विपक्ष के रूप में एक यूपीए का अस्तित्व है, लेकिन यूपीए में अभी भी कई ऐसी राजनीतिक दल हैं देश के, जैसे टीएमसी खुद है, शिवसेना है, अकाली दल है,
ये जो टूटकर अभी अकाली दल और शिवसेना जो टूटकर अभी भाजपा से अलग हुए हैं, एनडीए से अलग हुए हैं, जो यूपीए का हिस्सा नहीं है, खुद टीएमसी यूपीए का हिस्सा नहीं है। आपने देखा होगा उड़ीसा का जो राजनीतिक दल है पटनायक का, वो यूपीए का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है एक संयुक्त विपक्ष की बहुत जरूरत देश को है। यदि हम लोकतंत्र में होता यह है कि कमजोर विपक्ष नहीं होना चाहिए, जितना सशक्त सरकार होती है उतना ही सशक्त। लेकिन पूरे लेकिन खिलावन जी, पूरे देश के परिदृश्य को देखें, संयुक्त मोर्चा का यदि कोई बनता भी है और उसका नेता ममता बनर्जी को बनाया भी जाता है, तो ममता बनर्जी भले ही बंगाल में उनकी एक अलग छवि है और एक अलग उनका कद है, लेकिन एक सर्वमान्य नेता के तौर पर पूरे देश में वो स्वीकार की जाए या नेता विपक्ष के रूप में स्वीकार की जाए, इसमें भी कई तरह की बातें हैं। चेतन जी से जानना चाहेंगे। चेतन जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से 2 बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में जनता ने मौका दिया, सिर माथे पर बैठाया, भारी बहुमतों से जो है जीत हासिल हुई इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये जो दूसरी पारी के बाद का जो दौर है उसमें कोरोना भी शामिल है, कोरोना में किए गए कार्य भी शामिल हैं, महंगाई जो है सुरसा के मुंह की तरह जिस तरह से बढ़ती जा रही है, वो तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, इस पर और खासतौर से किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर लेकर केंद्र सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विरोधी दल अपनी कोशिशों को तेज कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने भी जिस तरह से अब एक तरह से दिल्ली का कूच किया है, रुख किया है, तो आने वाले समय में आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस पूरी कवायद को? चेतन जी देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी जी, जिनको कि क्या देश में, पूरे देश में देश के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारा देश घुसपैठियों से भर जाए, हमारा देश रोहिंग्याओं से भर जाए, तथा कथित देशभक्त जो पर्दे के पीछे बंगाल की जो आप बात कर रहे हैं सारे लोग, ये सारी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के डर और भय से सिलेंडर करके चुनाव लड़ा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी उसने भी भारतीय जनता पार्टी के डर और भय से, बाकी ये कांग्रेस पार्टी ने सिलेंडर करके चुनाव लड़ा है। खून से जिनका इतिहास रंग रहा हो, जो आम आदमियों के सरकार में सुनियोजित तरीके से हत्या करवा रहे हो, क्या देश का संसदीय इतिहास ऐसे लोगों को कभी क्षमा करेगा? देश की आवाम क्या ऐसे लोगों को कभी राजनीति में कम से कम सेंट्रल में आने का अवसर प्रदान करेगी? मैं समझता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लगाया था तब देश में किस प्रकार की परिस्थितियां थी, और श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं का चुनाव हार गई थी। और मैं अभी भी इस बात को मानता हूँ कि अगर सच में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव अगर पश्चिम बंगाल में वहां की स्थानीय सरकार को भंग करके अगर चुनाव होते तो निश्चित रूप से वहां पर सरकार की दशा, दिशा और तस्वीर कुछ और होती। आप उसको लेकर के सिर माथे पर बैठिए, जिन राजनीतिक दलों को बिठाना है। मैं उन तथाकथित बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं जो केंद्र सरकार पर लगातार किसान आंदोलन को लेकर के बातें करते हैं, पूछिए टिकट से अपना वार्ड हारे हैं, अपना बूथ हारे हैं, क्यों हारे भाई? वहीं वहां पर तो कोई भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोगों ने जाके मतदान नहीं किया ना। पंचायत चुनाव में आप अपना घर हार जाते हो। दूसरे दिन टिकैत जी क्या कहते हैं कि जिनको चुनाव लड़ना है वे चुनाव लड़े, हमको राजनीति से कोई वास्ता नहीं, राजनीति से वास्ता नहीं। अरविंद केजरीवाल तुम्हारे मंच पे जाके राजनीतिक बात करते हैं, प्रियंका गांधी तुम्हारे मंच पर जाकर के राजनीतिक बात करती है, तमाम कांग्रेस सहित बाकी लीडर जाकर के आपके मंच पे राजनीतिक बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपनी विस्तारवादी नीतियों के आधार पर, अपने लोगों के सकारात्मक सोच के आधार पर, राष्ट्रवादी ताकतों के आधार पर और राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर, इस देश की जनता के आधार पर, किसी की कृपा पर हम दूसरी बार चुन करके नहीं आए। माननीय मोदी जी में देश की जनता का भरोसा है, विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी। और निसंदेह मैं कहता हूं तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे कोरोना हो चाहे डरोना हो, क्योंकि अगर इस दौर में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेतृत्व नहीं होता तो इस हिंदुस्तान की दशा और दिशा क्या होती, इसको तो सोच करके भी रूह कांप जाती है। आज बगल में आप देख लीजिए पाकिस्तान के हालात क्या हैं, किस तरह से चाइना अपने उंगली पर नचा रहा है। यही भारत है, चाइना तो छोड़िए, इसको अमेरिका भी नहीं झुका सकता। ये हमारा लोकतंत्र है और यही हमारे लीडर की ताकत है। 130 करोड़ लोगों की ताकत जिसके साथ खड़ी हो उसको आप नहीं झुका सकते। चलिए चेतन जी, रजी जॉन जी क्या कहेंगे? देखिए ये सब
मानसिक भाजपा की दिवालियापन है। बीजेपी की लगातार जो असफलताएं मोदी सरकार की हो रही है, उस बार बार हर निर्णय को जो लगातार ये बदलते हैं, मोदी सरकार इसीलिए सकते में है। वो जानते हैं कि अगली बार इनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसीलिए विपक्षी एकता से डरे हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि जब यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट, दो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में भी सरकारें चल रही हैं, जब आप एनडीए की सरकार राज कर सकती है तो यूपीए एकत्रित होकर क्यों नहीं कर सकता? आज इनके सहयोगी दल जितने हैं, अभी हमारे पत्रकार साथी ने बताया ही, सब अलग हो गए इनसे। अकाली दल अलग हो गया, उद्धव ठाकरे जी अलग हो गए, ठाकरे जी की पार्टी अलग हो गई, बीजू पटनायक वो अलग हो गए, पटनायक इनकी उड़ीसा की बीजू जनता दल अलग हो गई। आज इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग सत्ता पलटने और चलाने में किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपन ने बंगाल में देखा, गोवा में देखा, सब हरियाणा में देखा। यह सरकार ने देश को बताया और सिखाया है कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा सकता है। और आज ये सब संविधान और नैतिकता का रोना रो रहे हैं और उसकी दुहाई दे रहे हैं। आश्चर्य होता है। रज्जी जॉन जी एक मैं आपको टोकना चाहूंगा, समय हमारे पास बहुत कम है। ममता बनर्जी की दिल्ली आमद को किस तरह से देखा जाए? जी, ममता बनर्जी कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? जी, कांग्रेस से उनकी बात चल रही है। अगर विपक्षी दल एक होता है तो ममता बनर्जी का उसमें, जहां तक मेरा मानना है, प्रमुख उनका सहयोग रहेगा और उनकी प्रमुख भागीदारी रहेगी। और सारे विपक्षी दल एक होके यूपीए के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और मोदी जी की इस दमनकारी नीति से देश को, मोदी जी की नहीं, ये आप जैसे लोग देश के विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ, ये माननीय मोदी जी ही है जो देश को बचा करके रखे। ये देश में जो षड्यंत्र करने वाले आप जैसे लोग हैं ना, ये आरगी गार्गी बागी, ये सब लोगों का जो एक सपना है, ये कभी अखंड भारत को बनने से रोक नहीं सकता। चलिए समय समाप्त हो रहा है। रज्जी जॉन जी, समय समाप्त हो रहा है जी, नहीं रह पाए कायम। चलिए रज्जी जॉन जी, समय समाप्त हो रहा है और इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि अब दिल्ली दौरा है ममता बनर्जी का, 2-3 दिन दिल्ली में वो रहेंगी। क्या कुछ मेल मुलाकात होती है और क्या कुछ इसके नतीजे निकलते हैं और किस तरह की बातें सामने आती हैं, उस पर एक बार फिर हम आप सभी मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रज्जी जॉन जी हमसे चर्चा के लिए। खिलावन जी आपका बहुत शुक्रिया। चेतन सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। तो दिल्ली में खेला हुए ये कहा है ममता बनर्जी ने, क्या कुछ खेल वहां पर अब दिखाई देता है, क्या कुछ होता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।